Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. So, welcome to our YouTube channel, Incredible Abhishek. मेरा नाम प्रद्युम कुमार सिंह है and on behalf of Abhishek sir, I'm going to take few topics of your polity sessions जो कि अभिषेक सर जो सीरीज़ चला रहे हैं अभी पॉलिटी की उसी सेशंस में कुछ टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर माई नॉलेज विद यू ऑल ऑन सेवरल टॉपिक्स लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ और फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उसको लेकर आएंगे फॉर यू. एज़ यू ऑल नो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो भी सी डी एस एंड सी ए पी एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज रिलेट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इनसे फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एंड डायरेक्टली भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एज़ वी ऑल नो दैट. तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक. तो एज़ वी टॉक अबाउट द इंडियन जुडिशरी, तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है दैट इज़ इंटीग्रेटेड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड? एज आई हैव मार्क्ड हेयर इंटीग्रेटेड. तो भाई मीनिंग क्या है इस इंटीग्रेटेड का? तो मतलब एक ही जुडिशरी सिस्टम है हमारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप पे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट, देन आवर सबॉर्डिनेट कोर्ट. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. ठीक है. मतलब हमारे पास एक सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है जो आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है और वो साथ में इम्प्लीमेंट करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को. ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग अलग जुडिशरी है. ठीक है. लाइक सुप्रीम कोर्ट हमारा सिर्फ सेंटर का हो जाएगा या फिर हाई कोर्ट हमारा सिर्फ स्टेट का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंडिया का सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. मतलब एक ही कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे हाई कोर्ट हो गया या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, जो पूरे देश के लॉ, देश में जो लॉ है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट यूएसए, यूएसए में ऐसा नहीं है. यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फेडरल जुडिशरी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट जुडिशरी है. मतलब वहाँ पर डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी का पालन किया जाता है. बट हमारे इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी आप बोलें इसको. फिर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 यानी कि 28 जैन 1950 को इनॉग्रेट किया गया था. ये रहा, मैंने लिखा भी है. आप भी साथ साथ में कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें ताकि बाद में समझने में आसानी होगी आपको. जो भी ये पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ये सारे जो भी मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा फॉर द टॉपिक्स के, या फिर अभिषेक सर भी जो भी करेंगे टॉपिक्स का पीडीएफ अपलोड, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पॉजिटिवली आफ्टर दिस क्लास. सो फर्दर मूविंग ऑन विद द टॉपिक. तो इससे पहले जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले इसका जो नाम था वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था. मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है दैट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था. फेडरल का जो यहाँ पर मतलब होता है, फेडरल का मतलब होता है स्टेट और सेंटर का एक कॉमन कोर्ट. ठीक है. फेडरल का सिंपल मीनिंग है कि स्टेट और सेंटर का एक कॉमन कोर्ट. नाउ मूविंग फर्दर, एज यू कैन सी कि अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक में जा रहे हैं और डीपली डाइव इनटू द टॉपिक. सो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पार्ट 5 में है. ठीक है. और आर्टिकल 124 टू 147 में, आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, योर जुरिडिक्शन, पावर एंड प्रोसीड्योर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सिंपल. ठीक है. अब पार्ट 5 की बात कर ही रहे हैं तो और भी कुछ चीज़ें जो हैं पार्ट 5 में आती हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो पार्ट 5 में और क्या क्या आता है भाई हमारे पास? तो पहला है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. सो नाउ एज वी कैन सी पार्ट 5 124 टू 147. ठीक है. तो आगे चलते हुए मैं डिस्कस करूँगा दैट व्हाट इज़ आर्टिकल 124. ठीक है. तो आर्टिकल 124 सिंपली कहता है दैट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a chief justice of India and not more than 7 other judges. Please underline this thing that
there is only one Chief Justice of India and not more than 7 other judges until Parliament by law prescribes a larger number. कहने का बहुत सिंपल मीनिंग है कि इंडिया की जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 अदर जजेस होंगे, ठीक है। ये हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा था दैट 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस का प्रोविज़न है, मतलब टोटल 8 जजेस का प्रोविज़न था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ कहा गया कि पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी कि पार्लियामेंट जब भी चाहे अपनी मर्जी से उसको बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ा सकता है, बट जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक ही रहेगा, ठीक है। राजा एक ही होता है सर, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही रहेगा। तो हमारे पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, बार बार पास किया एक्चुअली, और जजेस की संख्या को बढ़ाती गई, ठीक है। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर लिखा है that Supreme Court number of judges bill of 2019 has added 4 judges to strength. It increased the judicial strength from 31 to 34 including CJI, मतलब कि 33 जो होंगे हमारे अदर जजेस होंगे और एक होगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप देखो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये और कहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये 2019 की बिल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होंगे ये डिसाइड करता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट, इट्स पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट उसको बढ़ा भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कि भाई कल को अगर मन कर जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड कि हम बन सकें, ठीक है। तो these are some qualifications which is required to be the judge of supreme court। पहली चीज़ तो है भाई कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये तो आप मान के चलो, ये आप हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो एज एन एस्पेरेंट। ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सॉरी ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप हाई कोर्ट में जज होने चाहिए 5 साल तक, ठीक है। या फिर आपको एडवोकेट भी होना चाहिए 10 साल तक हाई कोर्ट में, ठीक है। या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों, किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, ठीक है। अब ये भाई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वो होता है जो लॉ का स्कॉलर होता है, ठीक है, जिसने लॉ में रिसर्च की हो या फिर लॉ का प्रोफेसर हो या फिर लॉ में कोई अच्छी ज़्यादा नॉलेज रखता हो, तो उसको डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बोलते हैं, सिंपल मीनिंग अगर आप इसको बोले तो, ठीक है। अब कितनी एज होगी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, वो मिनिमम एज इसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहीं नहीं बताया गया, ठीक है। ऐसा हमने कहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें, बट हाँ मैक्सिमम एज की बात करें सुप्रीम कोर्ट के लिए, दैट इज़ 65 ईयर्स, ठीक है, कि मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई व्यक्ति कब तक जज रहेगा, जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। एंड फॉर हाई कोर्ट ये चीज़ थी 62 ईयर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ 62 ईयर्स, ठीक है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी, ठीक है, ये लोग अपॉइंट कैसे हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों को ही अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ठीक है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या वो खुद से करते हैं? जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या वो खुद से अपॉइंट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये महाशय का भी बहुत रोल रहता है उसमें, जो भी चीफ, आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो कंसल्ट करते हैं और तभी वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया दैट इज़ मिनिमम एज जो है वो नहीं लिखी, बट मैक्सिमम एज जो है वो 65 ईयर्स है। प्लीज़ कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एज में कि भाई मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे मैं बात करना चाहूँगा इस पर, दैट इज़ योर केसेस, ठीक है। ये केसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा इनके बारे में। तो एक केस आता है
दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। इसको हम लोग सेकेंड केस भी बोलते हैं, सेकेंड जज केस भी बोलते हैं। आगे मैंने इसको नोट्स में इंक्लूड कर दिया है इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। दैट विल बी लाइक हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। तो बात करना चाहूँगा मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1993 में हुआ था। तो उस केस में ये कह दिया गया था, जो ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, मैंने आपको पीछे बताया कि जो 7 अदर जजेस होते हैं, जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं भाई। किसके कहने पे? कंसल्ट करने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। उसी के बारे में मैं आगे इसको कंटिन्यू करते हुए बता रहा हूँ आपको कि इस केस में क्या कहा गया कि जो ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो प्रेसिडेंट साहब को दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाने के लिए, वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पर। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन होगा वो खुद का ओपिनियन नहीं होगा। मतलब प्रेसिडेंट ने किससे लिया ओपिनियन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लिया। इन्होंने भी खुद से नहीं लिया है डिसीजन को, जजेस को बनाने का। ये 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे और फिर उनको कोलिजन सिस्टम कहा गया, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। और फिर वो कहेंगे कि भाई मैं उनका नाम बताता हूँ, और जिनका नाम बताते हैं वो अपॉइंट होते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, फिर एक और केस आता है भाई, दैट इज़ थर्ड जज केस 1998। ठीक है, इसमें कहा गया दैट प्रेसिडेंट साहब किसी को भी जज अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, या फिर कभी ट्रांसफ़र करना हुआ हाई कोर्ट के जजेस का, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा उनको। दैट इज़ बाइंडिंग। और जो उनका ओपिनियन होगा किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो बाइंडिंग हो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब पर। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर 4 जजेस से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमने 2 जजेस की बात की थी, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दैट उनको 4 जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। और इन 4 जजेस में से अगर किसी 2 ने भी अगर मना कर दिया कि भैया मेरा तो मन नहीं है बनाने का इनको, ठीक है, तो हम इसको, अगर 2 ने भी मना कर दिया तो आदमी नहीं बनने वाला है। ठीक है, और इसको हम लोग, ये जो ग्रुप था, इसको हम लोग कोलिजन सिस्टम बोलते हैं। दैट इज़ योर कोलिगम सिस्टम। ठीक है, तो इसको कोलिजन सिस्टम का कोलिगम सिस्टम को जो एडवाइस करता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, और इस सिस्टम का हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, कौन बनता है? तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो बोबड़े साहब का जब कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उनके बाद सबसे सीनियर थे रामनाथ साहब। ठीक है, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है एट दैट टाइम, तो प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यार एक तो ऐसे कुछ भी डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ फैमिलियर विथ कि सामने सामने अगर कोई हो तो ऐसे डिस्कस करने में मज़ा आता है, बट ऐसे कैमरे के सामने, कैमरा भी नहीं है अभी तो जस्ट डिस्कसिंग विथ मोबाइल और लैपटॉप, तो इट इज़ लाइक दैट। एनीवेज, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है सेकंड जज केस के बारे में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नो डाउट। मैं इसको फर्दर लेके स्ट्रेच नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी बनने वाली है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये है, इसको मैं बोलूँगा NJAC। ठीक है, तो ये क्या भला है अब? ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसको भी। दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। ठीक है, और इस अमेंडमेंट में क्या डाल दिया गया कि नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है बनेगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे और गवर्नमेंट के भी मेंबर होंगे, और ये नाम रिकमेंड करेंगे, और वो नाम सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। जिसको ये लोग रिकमेंड कर देंगे ना, वो जज बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस NJC को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए खारिज कर दिया था। जस्ट आप इसको याद रखेंगे, मैंने मेंशन कर दिया है। जनरली क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया इस पे, NJC पे, एज़ फार आई नो। अगर पूछा गया हो तो बात अलग है,
लेकिन जनरली मैंने देखा नहीं कि इस पर क्वेश्चन आता है, बट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए आपको एनजेसी के बारे में। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर अभी आगे डिस्कस करते हैं हम व्हाट इज़ द रिमूवल प्रोसीड्योर ऑफ जज। अब आप जज तो बन गए सर, लेकिन अगर आपको हटाना है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट हाउ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक्स प्लेस, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो भैया अभी तक हमने देखा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बार जज बन गया तो वो 65 साल का हो जाए तब तक उसको रिमूव कर देते हैं, या फिर रिज़ाइन कर दे, या फिर उसकी डेथ हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ 65 साल तक जज रहेगा बंदा। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन दो कंडीशंस हैं उसके लिए। पहला है प्रूफ्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, और इन दोनों का ही मतलब जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऐसा है कि भाई एक गोल्डन केज में ना एक सोने की चिड़िया रखी हुई है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते हैं आफ्टर द एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नमेंट के कहने पर नहीं हटाया जा सकता, पार्लियामेंट के कहने पर हटा सकते हैं। ठीक है, तो दो केसेस हैं, पहला है प्रूफ्ड मिसबिहेवियर एंड सेकेंड वन इज़ योर इनकैपेसिटी। ठीक है, तो और मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा और फिर भी हाई कोर्ट के टाइम पर, बट द प्रोसेस इज़ सेम। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने बना दिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, पार्लियामेंट की राज्यसभा चाहे लोकसभा में उसका रेजोल्यूशन पास होगा रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर कि प्लीज़ बेयर विद मी यार, यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब है, पता नहीं अचानक से बारिश का माहौल बन गया है। सो अगर इफ़ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नॉइज़ तो प्लीज़ बेयर विद मी। सो जजेस इंक्वायरी एक्ट बना 1968 में। ठीक है, तो यू नीड 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और 100 मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट के चाहे राज्यसभा या फिर लोकसभा में उसका रेजोल्यूशन पास होगा, रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो उसके लिए मोशन लाते हैं। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है दैन इट इज़ 100 मेंबर्स एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स। ठीक है, अगर ये मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर उस मोशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है। ठीक है, जिसमें कि पहला होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, जो पहला होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा होता है हमारा एक हाई कोर्ट का जज। 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें कि पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट एंड तीसरा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। ठीक है, वो चेक करते हैं कि भैया क्या प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी का केस है या नहीं है। अब किस बिना पे चेक करते हैं वो हमारा मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब वैसे अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ है कि किसी जज को हटाया गया हो इन दोनों केसेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर उस इंक्वायरी में इनको पाया जाता है दे फाउंड दैट कि भैया केस है मिसबिहेवियर का या फिर इनकैपेसिटी का, तो उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास होती है, वोटिंग होती है। ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा में मोशन आया तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, फिर उसको राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। ठीक है, अगर दोनों जगह पास कर दिया गया उसको स्पेशल मेजोरिटी से तो फिर वो मोशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हटते हैं। ठीक है, हम दोनों में से किसी भी हाउस चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी देश का जज नहीं हटा है सुप्रीम कोर्ट का, ना ही हाई कोर्ट का। सो अंडर आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है दैट ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिमूवल दैट इज़ प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट्स वाई ये कटआउट मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि आपको इतना सारा ना पढ़ना पड़े, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप जितना कंटेंट छोटा रखोगे दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि रिवाइज करने में आसानी रहती है, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, नाउ आई विल मूव फर्दर। ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाई 100 मेंबर्स होने चाहिए, लोकसभा 50 मेंबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप फर्दर इनको पढ़ लेना। ठीक है, मोशन पास बाई चाउट स्पेशल मेजोरिटी जो भी है, ऑर्डर पास बाई प्रेसिडेंट, नो जजेस इम्पीच सो फास्ट एज आई टोल्ड यू। ठीक है,
उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है भाई, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट्स है दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ वैकेंट, टेम्परली वैकेंट, ठीक है, अनेबल टू परफॉर्म इस ड्यूटी ऑफ ऑफिस, ठीक है। किसी कारणवश वो अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड कहना गलत होगा, अनेबल टू परफॉर्म इस ड्यूटीज ऑफिस, टेम्परली अगर एबसेंट है वो, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, तो वो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। एड हॉक जज क्या होता है, व्हेन लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और टू कंटिन्यू, ठीक है। कोरम आपको पता होगा दैट कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए होते हैं टू कंडक्ट, ठीक है, और टू स्टार्ट अ वर्क, तो उसको हम लोग कोरम बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू इन सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड एड हॉक जज, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं एड हॉक जज को, लेकिन उसके लिए उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और उससे पहले भी उनको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। भैया रख ले क्या, कम पढ़ रहे हैं लोग यार, प्लीज़ रख लेने दो। तो ऐसा करके वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एड हॉक जज, ठीक है। और यहाँ पर रिटायर्ड जज का भी एक केस डाल दिया गया है, दैट इज़ एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट एनी रिटायर्ड जज, ठीक है, जो क्वालिफाइड हों, ठीक है ना, ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज फॉर टेम्प्रेरी पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन आगे बढ़ते हुए ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली फैसले कर पाती है, कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है, फिर भी कोई भी फैसले सही से नहीं लिए जाएंगे। बट फिर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, जैसे कि राम मंदिर का जो फैसला हुआ था, अगर आप वो जानते हो, तो उसमें ओवैसी साहब बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट को फोर्स किया गया है टू टेक दिस एंड ऑल। तो ऐसा कहना गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ इंडिपेंडेंट। उनको शायद ये वाला पता नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा नहीं था ना ये। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट, मैं कोई भी एज सच मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, जस्ट आई एम गिविंग द स्टेटमेंट व्हाट ही हैज सेड। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों है इंडिपेंडेंट, हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट दैट इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे एक फैसले इंडिपेंडेंटली कर पाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देश का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वो गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं। तो भैया ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, जो हम देख पा रहे हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंस इज़ रिटन ओवर हेयर। तो इस इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसा है कि इसका कंट्रोल जो है वो खुद के पास है, सिंपल भाषा में समझें तो इंडिपेंडेंट है मतलब इसका कंट्रोल खुद के पास है। आउटसाइड मतलब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव मतलब पार्लियामेंट जो है इसे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब इसकी इंडिपेंडेंस कैसी रखी गई भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन किसके कहने पे, हमने डिस्कस किया था दैट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, विच इज़ एडवाइस बाई 4 अदर जजेस, ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जजेस को तो जजेस ही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस अपॉइंट इटसेल्फ, और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इनके काम में बाधा नहीं डाल सकते, मतलब कि इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जजेस अपॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की, मतलब एक बार जज बन गए तो 65 साल तक जज, ठीक है। तो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती या फिर आप रिज़ाइन नहीं कर देते या फिर आपके खिलाफ मोशन ना पास हो जाए तो पार्लियामेंट आपको नहीं हटाती है, ठीक है। आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी जज हटा हो बाई प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो दैट इज़ योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। फिक्स सर्विस कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। मान लीजिए कि इमरजेंसी लग जाए आर्टिकल 360, तो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो जजेस के, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खर्चे जो हैं, देयर एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इनके खर्चों पे वोटिंग भी नहीं होती है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज़ अ मोशन ऑफ देयर रिमूवल इन द पार्लियामेंट। लाइक किसी जज ने फैसला किया, क्या फैसला किया, क्या नहीं किया, वो सब पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता। हाँ, लेकिन जो उनका रिमूवल का मोशन आया है, सिर्फ उसी पे चर्चा हो सकती है, ठीक है। तो कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट देखिए, यहाँ पर इम्पीचमेंट लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इम्पीचमेंट का जो शब्द है ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लिखा जाता है। दैट इज़ रॉन्ग ओवर हियर। तो इम्पीचमेंट यहाँ पर गलत है, आप इसको हटा के रिमूवल लिखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं इस पीडीएफ को तो, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको दैट बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। कोई भी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरे देश आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो पूरे देश के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैंने आपको एक और बताया था, जो रिटायर्ड जज है वो वाला केस आप देख सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को कम नहीं कर सकती, ठीक है, ये जो लिखा है पॉइंट, कैन नॉट बी कर्टल्ड बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितनी पावर है उसको कम नहीं कर सकती, वो उतनी ही रहेगी, बट पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बढ़ा जरूर सकती है, कम नहीं कर सकती, ठीक है। तो वी हैव फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टली जुडिशरी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट की, मतलब नो इंटरफेरेंस, नो कंट्रोल आइदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द एग्जीक्यूटिव, so that Supreme Court can perform its functions in an effective, efficient and neutral without any partiality। तभी हम बोलते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्पक्ष जांच करती है और फिर फैसला सुनाती है, ठीक है, तो उसके फैसले पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कि भाई कौन कौन से जुरिडिक्शंस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वेरियस जुरिडिक्शंस हैं, लाइक ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज़ देयर, रिट जुरिडिक्शन इज़ देयर, एपेलेट, एडवाइजरी, सो देयर आर सेवरल जुरिडिक्शंस विच कम्स इन अंडर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन को लेके, ठीक है। तो बात यह है भैया कि कोई मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, सेंटर को और स्टेट के लेकर बीच में भिड़ गए दोनों, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस अदर स्टेट्स, दो स्टेट्स मिल गए और दो स्टेट दूसरी साइड से भिड़ गए, तो या फिर सेंटर एक तरफ है और दूसरी तरफ दो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, ये सारे जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो इसी को हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन या फिर एक्सक्लूसिव जो जुरिडिक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव भी लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूसिव का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये सिर्फ पावर है, ये काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स वाई एक्सक्लूसिव इज रिटन ओवर हेयर, ठीक है, कि ये काम जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाई कोर्ट नहीं कर सकती, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मूविंग फर्दर, यार एक तो टेक्नोलॉजी के साथ में थोड़ा घुला मिला नहीं हूँ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मूविंग फर्दर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास रिट जुरिडिक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, बाय द वे। तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, अभिषेक सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट टू योर लाइक एग्रीव्ड कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ तो इसका ये पावर जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आप जो इसको लेकर आप हाई कोर्ट में भी जा सकती हो। एक्सक्लूसिव पावर वो होती है जब आप सिर्फ उसी के लिए अप्लाई कर सको, लाइक ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अपने पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन की स्टेट और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो दैट इज़ एक्सक्लूसिव, ठीक है। वो हाई कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते आप, लेकिन इसको लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, जो हमारा रिट जुरिडिक्शन है, ठीक है।
फिर मैं अगर बात करूं तो हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दैट हैज़ नैरोअर देन हाई कोर्ट। ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट का काफ़ी वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेके जो है हमारा इशू कर सकती है। ठीक है, दिस मेक्स रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो मेन है कि आप वो पांचों रिट्स एक बार देख लें, नहीं हो तो अगर नहीं पढ़ाया होगा सर ने तो आई विल इंश्योर कि भाई मैं नेक्स्ट हाई कोर्ट में वो सारे आपको बता दूं। ठीक है, ऑल्दो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे हैं कि आप इसमें सिंपली याद रख सकते हैं कि जो हमारा हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो काफ़ी वाइडर है इन केस ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन एज कम्पेयर टू आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर दैट इज़ एडवाइज रिट ज्यूरिडिक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कैन आस्क एनी एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का ओपिनियन, किसी भी लॉ के लीगल इशू पर एडवाइस ले सकते हैं वो। ठीक है, एग्जांपल, कोई भी बिल को अगर एक्ट कब बनाना है, कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट साहब को किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, अब भैया प्रेसिडेंट साहब तो लेना चाह रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट देगा कि नहीं देगा, दैट थिंग मैटर्स। ठीक है, अब मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूँ, आप ना करना चाहो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा दैट एक केस ले लेते हैं, लाइक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटी होती है, मतलब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले कोई अगर ट्रीटी है। ठीक है, अब किन किन पे वो एडवाइस ले सकते हैं, किस पे देना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, ठीक है, देयर आर टू कैटेगरीज बाय द वे। अगर पढ़ें यहाँ पर, मैं जनरली आपको एक ब्रॉडर व्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, ये आप अपने से भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर व्यू जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो ट्रीटी है या फिर कोई एग्रीमेंट है हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर और कोई इंगेजमेंट है, उस पे उस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ती है, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ हो या फिर कोई इंगेजमेंट हुआ हो या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ हुआ हो प्री कॉन्स्टिट्यूशनली, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें एडवाइस देना ज़रूरी होता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, बट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज, सुप्रीम कोर्ट उसमें एडवाइस दे भी सकती है, उसमें एडवाइस नहीं भी दे सकती है। ठीक है, तो दो केसेस हमने देखे, एक कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले और एक कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले हैं उस पर तो एडवाइस अगर प्रेसिडेंट साहब मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी एडवाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई है उसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर सकता है कि भैया हम नहीं देंगे एडवाइस आपको। ठीक है, काम दाम नहीं है क्या हमारे पास तो वो एडवाइस दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो भी एडवाइस वो दे रहे हैं क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट साहब पर, तो किसी भी तरह का एडवाइस, रिमेंबर दैट, किसी के तरह का एडवाइस जो कि आर्टिकल 143 के अंडर दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट साहब को दिया है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंटरप्रिटेशन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको, दैट इज़ अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कुछ अदर पावर्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, दैट इट डिसाइड्स द रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आप सर ने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा दैट ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है इनके पास, और यही जो होते हैं फाइनल अथॉरिटी होते हैं उस केस में। ठीक है, या फिर चेयरमैन या फिर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के केस में हम आगे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होती है वो बाइंडिंग हो जाती है प्रेसिडेंट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी पावर का, मतलब रिव्यू, अपने खुद के भी जजमेंट को वो रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका जो लॉ होता है वो पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होता है। ठीक है, नाउ ओके यार, ये टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कभी कभी। नाउ वन थिंग आई हैव टू ऐड, दिस इज द लास्ट स्लाइड एक्चुअली, मैं वो डालना भूल गया हूँ। तो आई वांट टू डिस्कस दैट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस हैं उनको रिकॉर्ड पर रखा जाता है और उसको पूरे देश में यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस देकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, इस केस को ऐसे होना चाहिए था, इस केस में ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई भी इसके ऑर्डर का वायलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई करता है तो इट कैन बी चार्ज्ड विथ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, एंड एक पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, दैट पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। कोई भी लॉ पॉलिसी अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो उसको लेकर अग्रीड पार्टी या फिर अग्रीड पर्सन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टकिंग डाउन सच अ डिसीजन। ठीक है, उसके बाद सरकार कोई भी पॉलिसी ला रही है या फिर कोई भी लॉ बना रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ये जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर मैंने बताया है आपको, अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन आस्क और कमेंट डाउन बिलो। यू कैन ऑल्सो आस्क अस ऑन टेलीग्राम एज वेल एज़ योर इंस्टाग्राम। ज़रूर फॉलो कीजिए हमें वहाँ पर। हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाते हैं जो प्रीवियस ईयर हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। अभिषेक सर इज़ हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस विद इन 24 आवर्स। एंड हाँ जी, तो ये चीज़ है। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो या फिर कुछ भी हो जो आपको समझ में ना आया हो या फिर कुछ अलग लग रहा हो किसी पे, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, एंड हैव अ गुड डे।